काफी ढेर सारे सवाल सवाल हैं बिल्कुल। गिफ्ट निफ्टी में तेज गिरावट की वजह सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्यों गिरा है गिफ्ट निफ्टी, और ऐसे में गैप डाउन ओपनिंग पर खरीदना है या बेचना है, ये जानना समझना भी बहुत जरूरी है। ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध को लेकर क्या बड़े अपडेट है जो आपको जानने समझनी चाहिए, विद टाइम लाइन एग्जैक्टली कब क्या हुआ है। युद्ध जोरों पर है तो ऐसे में क्या बाजार और कमजोर हो सकते हैं। कच्चा तेल $80 के आसपास, कितना टेंशन वाली बात है। पिछले हफ्ते 2 बार $80 के पार निकला था, गिर गया। क्या थर्ड टाइम वी विल बी लकी। एशियाई बाजारों में तेज गिरावट का कितना असर पड़ेगा भारतीय बाजारों पर, लोकल वर्सेस ग्लोबल फैक्टर्स में कौन पड़ेंगे आज भारी। डीआईज और एफआईज दोनों की खरीदारी से क्या कुछ निचले स्तरों पर सपोर्ट मिलेगा या नहीं। 23,800 मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी पर, बार बार हम सपोर्ट ले रहे हैं। इस बार फिर से फॉल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खतरे में है। क्या इस बार फिर से कमजोरी की लीडरशिप बैंक और रेट सेंसिटिव शेयरों से ही आएगी, बढ़ने में भी आगे और गिरने में भी आगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे में अब मजबूत सपोर्ट कहाँ है और गिरावट में अगर खरीदना है तो किसे, क्या, कितना, ये सारे सवाल हैं जिनके लेंगे जवाब। बिल्कुल, तो इन सब पर फोकस रहेगा। लेकिन सर फिर शुरुआत पहले टाइमलाइन से करते हैं। शुक्रवार से लेकर अभी तक क्या अपडेट आया? इनफैक्ट अभी भी कुछ ना कुछ अपडेट आ ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे हमारे ज़माने में जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब रेडियो पे कमेंट्री आती थी और क्रिकेट के, और उसमें कमेंटेटर कहते थे, सुशील दोषी साहब होते थे, वो कहते थे कि भाई अगर आपने अपने ट्रांजिस्टर और रेडियो सेट देरी से खोले तो सुन लीजिए भारत ने टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। तो ऐसे ही अगर शुक्रवार के बाद से आप मॉनसून के मजे ले रहे थे और आपको नहीं पता कि दुनिया भर में क्या हुआ तो कोई चिंता नहीं, और अगर हुआ भी है तो फिर भी एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए कि क्या कुछ हुआ है। शुक्रवार शाम 10 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि सीज फायर खत्म, लेकिन ईरान से बातचीत हमारी जारी है। सीज फायर खत्म, लड़ेंगे लेकिन बात भी करेंगे। शुक्रवार शाम को ही ईरान के विदेश मंत्री ने फिर आरोप लगाया कि अमेरिका ने शर्तें तोड़ी हैं। रात को खबर ये आई कि ईरानी सेना ने हॉर्मुज में साइप्रस के एक जहाज को निशाना बनाया। उसके बाद सुबह यानी शुक्रवार की देर रात और शनिवार की अर्ली मॉर्निंग, शनिवार को यूएस ने ईरान के पर इस हफ्ते लगातार तीसरी बार हमला किया, और साथ में हॉर्मुज में जो ईरान ने हमला किया था साइप्रस के जहाज पर, उसके बदले में कार्रवाई की है। और अमेरिका का यह कहना था कि ईरान एमओयू को मान नहीं रहा है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की सुबह शनिवार को। उससे पहले ट्रंप का एक बहुत ही तगड़ा वाला, एक ही पूरे इस वीकेंड पे एक ही स्टेटमेंट, एक ही पोस्ट आई है। उसमें कहा कि 1000 मिसाइल्स लॉक्ड एंड लोडेड है, ताला लगाकर हमने तैयार कर रखा है, सिर्फ आदेश देने की जरूरत है और मैं 1000 मिसाइल एक साथ ईरान पर दाग सकता हूँ। अगर ईरान मुझे जान से मारता है तो मैं उसकी तबाही करवा दूंगा। अब पता नहीं कहाँ से आया उनके मन में कि उनके जहाँ अमेरिका में 2 बार जान से मारने का हो गया, वो उनसे नहीं संभल रहा है। ईरान का डर ज़्यादा लग रहा है। खुद वालों को तो देख लो, पहले अंदर 2 बार चली ना गोली। हाँ, थर्ड टाइम लगी। हाँ। पता नहीं, तो वो वाला मामला है। तो 2 बार बचे हैं, लेकिन अब उनको ईरान का डर है। एनीवे, जो भी है वो है। 12 जुलाई यानी कि रविवार सुबह 8:30 बजे ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई के अमेरिकी ठिकानों को हमला बनाया। यानी कि गल्फ में लगभग सारे देश फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। ये बड़ी चीज़ है। और ईरान ने हॉर्मुज को अगले आदेश तक बंद करने का दावा किया कि हमने हॉर्मुज बंद कर दिया। और साथ ही 12 जुलाई को ही एक और स्टेटमेंट आया है मुस्तफा खोमनी साहब का कि हम हमारे पिताजी की मौत का बदला लेंगे। शाम को एक बड़ा स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से आया और अमेरिका कहता है कि हॉर्मुज खुला हुआ है, ठीक है, और उनका ये कहना है कि ईरान का इन पर कोई नियंत्रण नहीं है और आप हॉर्मुज में आराम से आ जा सकते हैं। और साथ ही ईरान पर हमले भी जारी रखने की बात की है। अभी ताज़ा स्टेटमेंट जो आखिर में आया वो ईरान की तरफ से, उन्होंने कहा कि अमेरिका के जो हमले हैं वो यूएन चार्टर का उल्लंघन है। अमेरिका पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और ट्रंप को कहा है झूठा 1 नंबर का। मतलब ऐसे भावनाओं के साथ कहा, लिखा इतना नहीं है लेकिन भावना ऐसी थी उनकी कि ट्रंप 1 नंबर के झूठे। और कहा कि अगर हम पर हमला हुआ तो खाड़ी देशों पे हम हमला करेंगे, बदला लेंगे। तो ये सारे के सारे अब तक के डेवलपमेंट है। कुल मिला के बात ये लबोलुबाब की लड़ाई बढ़ चुकी है, जोर से हो रही है, दमदार हो रही है। वो कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र से भी लड़ रहे हैं और वाक युद्ध भी हो रहा है। दोनों बोलने में भी पीछे नहीं है, लड़ने में भी पीछे नहीं है। बिल्कुल, तो टेंशन बढ़ रही है सर, लेकिन इसका इम्पैक्ट कच्चे तेल में आगे कैसा देख रहे हैं? क्या यहाँ से बढ़त का खतरा बढ़ गया? 79 से $80 की रेंज में कच्चा तेल आ चुका है। आप देखिए, अभी मैंने देखा आखिरी बार $79 के ऊपर था। बिल्कुल है। हॉर्मुज का बंद होना सबसे ज़्यादा रिस्की है और उसी की वजह से कच्चे तेल में उछाल है। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हॉर्मुज खुला लड़ते रहे तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हॉर्मुज बंद होना सबसे बड़ा रिस्की है। और युद्ध बढ़ने के संकेतों के बीच में कच्चा तेल मजबूत रहेगा। जब ये ऐसे संकेत आएंगे शॉर्ट टर्म में, बीच में इस तरह की खबरों के दम पर कच्चे तेल में उछाल आएंगी। नाउ सबसे बड़ी बात ये है पूजा की, क्या पिछले हफ्ते 2 बार कच्चा तेल $80 के आसपास निकला, ऊपर पहुंचा भी लेकिन नीचे आ गया। क्या
हम थर्ड टाइम लकी होंगे। तो ये शॉर्ट टर्म ये रिस्क तो है। बिल्कुल। तो ये कुछ बड़े रिस्क। फिर सर क्रूड में क्या बड़ी तेजी के आसार अब खत्म हो चुके हैं? देखिए, दो चीजें हैं, क्रूड को आपको दो तरीके से देखना है, एक शॉर्ट टर्म व्यू और एक लॉन्ग टर्म व्यू। जब तब आप ढंग से समझ पाएंगे कि क्रूड को आपको कैसे देखना है, कैसे समझना है। नंबर वन, शॉर्ट टर्म व्यू, कोई डाउट ही नहीं कि जब भी इस तरह की चीजें होंगी क्रूड को बढ़ना ही पड़ेगा। और क्रूड में बढ़ने में भी सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज, हॉर्मुज़ खुला है या नहीं, ये देखिए, उसके दम पे आपको डिसाइड करना। लेकिन ये जो दूसरी पॉइंट है और दूसरी रिसर्च है वो बहुत काम की है। इससे क्या होगा कि अगर आपको इस तरह के शॉर्ट टर्म माहौल में जो पैनिक होता है क्रूड को देखकर, उसमें आपको ठंडे दिमाग से सोचने समझने का मौका मिलेगा। इसलिए ये ध्यान से सुनिए और समझिएगा। ये जो रिसर्च और जो पॉइंटर्स मैं लेके आया हूँ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रूड में फंडामेंटली अब बड़ी तेजी होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों है? और क्रूड में बड़े टारगेट नीचे के क्या आ सकते हैं वो भी ध्यान से सुनिए। और वो आ सकते हैं $50 से $60 के आसपास के। इवेंचुअली $50 से $60 में जाके क्रूड सेटल होगा। उससे पहले क्या ये 80 नहीं हो सकता, 85 नहीं हो सकता, 90 नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। अगर हॉर्मुज़ बंद है तो हम 125 तक भी गए थे। लेकिन बड़ी बात है कि लंबी तेजी क्रूड में नहीं बन सकती और टिकाऊ तेजी नहीं बन सकती। उसके कुछ कारण है, मैं आपको बता दूं। नंबर वन, ओपेक, जो क्रूड सारे क्रूड प्रोड्यूस करने वाले मेंबर्स उसके सदस्य हैं। ओपेक ने ऑलरेडी प्रोडक्शन बढ़ाने के संकेत दे दिए, नंबर वन। नंबर दो, यूएई ओपेक से बाहर हो चुका था, इसीलिए कि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, ओपेक में रहते हुए हम बढ़ा नहीं सकते, नंबर दो। नंबर तीन, सऊदी अरब भारी भरकम डिस्काउंट पे तेल बेच रहा है। अगस्त के कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वो 10-10, $11-11 डिस्काउंट पर करने की तैयार है, ठीक है। तो यानी कि एक तरफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, दूसरी तरफ प्राइस घट रही है। चौथा, रूस की तरफ से भी ऑयल प्रोडक्शन जबरदस्त जोरों में और सप्लाई, भयंकर सप्लाई रूस की तरफ से, चाहे वो क्रूड हो या कमोडिटी हो, जिसको जितना चाहिए लेके जाइए, वैसा वाला हाल है। और रूस का क्रूड अब डिस्काउंट पे मिलना शुरू हो चुका है, राइट। पांचवा, इतने सालों से ईरान और वेनेजुला दो ऐसे देश थे जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा था। तो डायरेक्टली कभी कोई इनकी सप्लाई मार्केट, थोड़ा बहुत चोरी छिपे इधर उधर से बेच देते थे, अलग बात है, लेकिन खुलकर इनकी सप्लाई नहीं आ रही थी। और अब ये दो बड़े देश हैं जिनके पास बड़े रिजर्व भी हैं और बड़ी कैपेसिटी भी है। इनकी सप्लाई मार्केट में आ रही तो सप्लाई और बढ़ने वाली है, ठीक है। युद्ध के दौरान जो कुछ हुआ, सब लोगों ने ऑल्टरनेट एनर्जी पर अब फोकस करना है। हर देश को ये चाहिए कि क्रूड पर डिपेंडेंस कम करनी है। अब उसके लिए वो सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह वगैरह वगैरह, इस ऑल्टरनेट एनर्जी पे फोकस करें तो क्रूड की डिमांड कम होने वाली है। और आखिर में एक और चीज़, दिक्कत ये हुई, हॉर्मुज़ के रास्ते से क्रूड आना बंद हुआ। तो कई सारे देशों ने विकल्प ढूंढ लिए। अगर अगली बार हॉर्मुज़ बंद होगा तो हमें कहाँ से मंगवाना है क्रूड और किस तरह से मंगवाना है, किस रास्ते से मंगवाना है, टाइम ज़्यादा लगेगा, एनर्जी ज़्यादा। सो अब प्रॉब्लम क्या है? अब दुनिया की प्रॉब्लम ये नहीं कि क्रूड अवेलेबल नहीं है। दुनिया की प्रॉब्लम, अगर युद्ध होता है तो दुनिया की प्रॉब्लम ये नहीं कि क्रूड नहीं मिल रहा। आज कहीं किसी दुनिया में कहीं हाय तौबा नहीं मच रही कि क्रूड नहीं अवेलेबल। प्रॉब्लम ये कि आपको क्रूड थोड़ा महंगा मिल रहा है और क्रूड की सप्लाई आने में थोड़ा सा समय लगता है, गैप जो लगता है, उसके लिए भी अब तरीके ढूंढे जा रहे हैं। सो इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि क्रूड में बड़ी तेजी अब बनेगी नहीं। इवेंचुअली क्रूड को जाना नहीं चाहिए। बीच बीच में देखिए झटके तो मार सकता है, इसमें तो आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये तो ट्रम्प साहब के हाथ में, ईरान के हाथ में है, ये लड़ेंगे करेंगे, हॉर्मुज़ बंद कर, शॉर्ट टर्म होगा। लेकिन एक चीज़ पक्की है, चाहे गल्फ कंट्री हो, सबको क्रूड में बेचना ही है और ऊपर में ये टिकेगा नहीं। जैसे ही अगर थोड़े संकेत पॉजिटिव आएंगे, धड़ से नीचे आएगा। ये 7 संकेत ऐसे हैं जो आपको एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कंफर्ट और कॉन्फिडेंस देते हैं कि डरने घबराने की। क्रूड है, सस्ता है या महंगा, बस उतना ही फर्क है। नहीं होना बड़ा रिस्की है, महंगा होना कम रिस्की है। बिल्कुल, ये वाली बात। बिल्कुल। तो ये है पूरा एनालिसिस क्रूड पर। लेकिन सर फिर